ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। अच्छे से होली मनाई आप लोगों ने? हाँ विष्णु, मेरी होली बहुत अच्छी गई। हमने बहुत सेलिब्रेट किया होली। इट वॉज रियली नाइस। सो आई होप आप लोग की भी होली बहुत अच्छी रही होगी। चलिए, अब होली से, होली के फेज से बाहर आ जाओ और फिर से आ जाओ अपने केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, आज हमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें करनी है। जय श्री राम, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हो? गुड इवनिंग, राधे राधे। सो अगेन आप सबसे मिलकर अच्छा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना आज का कार्यक्रम। ठीक है, शुरू करें। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट बच्चों, सो एक बार हम जल्दी से 5 मिनट्स लगा के एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन के बाद आपके जो भी डाउट्स है प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपके डाउट्स को भी देख पाऊं और उसके बाद मैं उन पर्टिकुलर चीजों को एक बार रिपीट करके आगे फटाफट बढ़ेंगे आज हम। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे हम। स्पीड हमारा स्लो है, आई नीड टू इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो। बस मैं ये चाह रहा था कि 1-2 दिन पहले आप लोग जान लीजिए कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है और हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। अब आई होप मोस्ट ऑफ यू, आप लोग को पता चल गया होगा। नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, चलिए। और हाँ प्लीज साइमल्टेनियसली अपने नोट्स बनाते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी सारे के सारे क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो एक बार फटाफट से हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सारे के सारे चीजों को बात करेंगे। मैं लास्ट लेक्चर की, यानी कि लेक्चर नंबर 2 की, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसकी रिवीजन करवा देता हूं एक बार। लेक्चर 2 में ये सारे टॉपिक्स थे हमारे पास, दैट इज कोवेलेंसी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री, ओवरलैपिंग, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स एंड ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स एंड ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन मेरा पेंडिंग है, ये मुझे अभी करवाना है। आई नो, आई रिमेंबर इट। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर बताया था। आप लोग की प्रॉब्लम थी स्टूडेंट थ्योरी में, मैंने स्टूडेंट थ्योरी रिपीट किया था। और किसी का प्रॉब्लम था यहाँ पे एस कैरेक्टर में, मैंने वो भी बात आपको रिपीट की थी। मूविंग फर्दर, हम लोगों ने यहाँ पे बैरिस्टोडा रोटेशन की बात की थी, PF5। मैंने अभी डिटेल में बात नहीं की थी, जस्ट एग्जांपल हमने कोट किया था। उसके बाद मूविंग अहेड कोवेलेंसी वाली बात की थी। कोवेलेंसी का देखो सिंपल सा फंडा ये है, कोवेलेंसी इज डायरेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल्स, है ना। कोवेलेंसी उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बात लिख भी देता हूं कि जो हमारी कोवेलेंसी होती है, कोवेलेंसी बेसिकली एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्टली बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, अवेलेबल ऑर्बिटल्स के बराबर हो जाएगा। मूविंग अहेड, उसके बाद हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट पे आ गए थे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे पहले मैंने बात की थी एस ऑर्बिटल की, स्फेरिकल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, नोडल प्लेन्स की बात की थी। ये सारे पॉइंट्स आप लोग प्लीज डू नॉट फॉरगेट एनी ऑफ दिस। ये नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हमने पी ऑर्बिटल की बात करी। पी ऑर्बिटल इज क्वाइट डायरेक्शनल, 2 लोब्स होते हैं इसके अंदर। फिर हमने डी की बात करी। डी के बाद हमने बात करी, एफ की बात करी कि एफ ऑर्बिटल के भी शेप्स जितनी भी पॉसिबल हम जानते हैं 2D में बनाना, वो मैंने आपको बना के दिखाया। 7 के 7 ऑफ ऑर्बिटल्स का मैंने आपको नाम लिखना सिखाया। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हमने बात की कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री की, जीरेड और अनजीरेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरेड और अनजीरेड का, कि जीरेड के लिए हमें पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना और किसी भी पॉइंट से चेक नहीं करेंगे, हम लोग एकदम सेंटर से ही चेक करेंगे। समझ आ गई बात? ओके। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल को मैं जीरेड कहूं या अनजीरेड कहूं, तो बहुत सारे लोग जीरेड बोल रहे थे, बहुत सारे लोग अनजीरेड बोल रहे थे। बट फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे कि ताजमहल जो है वो एक अनजीरेड बिल्डिंग है। एनी बिल्डिंग इज अनजीरेड। ओके, मूविंग अहेड, यस, दिस इज द फैंटास्टिक टॉपिक जहां पर हम लोग आ चुके थे। टॉपिक का नाम है बच्चों ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमने सबसे पहले बात किया सिग्मा ओवरलैप के बारे में। सिग्मा ओवरलैप बेसिकली हेड ऑन ओवरलैप होता है, ओवरलैपिंग जोन 1 होता है, और ओवरलैपिंग जोन जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और इसमें सिमेट्री होती है सी इंफिनिटी। मतलब अगर मैं INA के अक्रॉस इसको गोल गोल घुमाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, दैट मीन्स सी इंफिनिटी। आप लोग आगे जब आप ग्रुप थ्योरी वगैरह या स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको बात की जाएगी इस बारे में। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेंथ सिखाया कि उसके बाद मैंने आपको ये बताया पता लगाना कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, किस तरीके से हमने देखना। और बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने याद रखना है कि INA हमेशा Z एक्सिस होती है। डू नॉट फॉरगेट दिस। मूविंग अहेड, मैंने आपको बताया कि S और PX वाला अगर मैं केस ले लेता हूं, INA मेरी Z एक्सिस है, तो बॉन्ड इनके बीच में नहीं बनेगा। ओके,
उसके बाद हमने ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पे बात किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या क्या फैक्टर्स है जो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं सबसे, और इसी ऑर्डर में ही आपने देखना यही डोमिनेंसी ऑर्डर भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करके दिखाए, बिल्कुल सही आंसर दिया था। फर्स्ट में लोगों ने दिक्कत की थी, बाकी सब पार्ट्स आपने बहुत मस्त करके दिखाए मुझको एकदम। यस, फिर हमने किया सिग्मा बॉन्ड का छोटा भाई जिसका नाम था म्यू बॉन्ड। अब मैंने देखा कोई कह रहा था कि म्यू बॉन्ड में डाउट है, म्यू बॉन्ड के बारे में बात देख लीजिए। म्यू बॉन्ड सिमिलर टू सिग्मा बॉन्ड होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि इसमें सी इंफिनिटी एक्सिस नहीं होती है, इसमें सिमेट्री जो होती है सी इंफिनिटी नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया जे सॉल्ट का, ये वाला, जहां इसमें बेसिकली ओवरलैप होता है बिटवीन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दी पाई का क्लाउड। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, प्लीज आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो अब तक के जितना मैंने बताना था बता दिया। एक बार जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। ओके ओके सर, वन क्वेश्चन, एस एंड पी एक्स में सिग्मा ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगा? विकास दुबे, मैं आपको उस दिन भी समझा चुका हूं, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। आइए पीछे आ जाइए। आप बोल रहे हैं कि सर एस और पी एक्स में सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं होगा? वाई नॉट सिग्मा, वाई नॉट सिग्मा बॉन्ड? भैया होगा, लेकिन कब कब होगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। विकास दुबे देखो बेटा, अगर मान के चलो कहता है एस एंड पी एक्स के बीच में बॉन्ड बनाओ और आई एन ने आपका एक्स एक्सिस मैंने कर दिया, देखो अगर मैं आईएनए को बदल देता हूं तब बिल्कुल होगा भाई, किसने कहा नहीं होगा? अगर मैंने आईएनए को एक्स एक्सिस कर दिया तब कोई टेंशन नहीं है। देखो ना, अगर ये मेरी एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस हो गई है तो मेरी जो एस ऑर्बिटल है वो तो यूं ही बनेगी नेचुरली, और जो फिर मेरी पी एक्स ऑर्बिटल है दैट इज गोइंग टू बी अलोंग द एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों नहीं होगा भाई? इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। बट अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है कि एस और पी एक्स में सिग्मा बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, तब आपका आंसर आएगा नो, नहीं होगा। वाई? बिकॉज जब तक कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो एक्सिस है, बाय डिफॉल्ट आप याद रखेंगे बच्चों, हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो जेड एक्सिस होती है वही आईएनए होती है। अब इनके बीच में सिग्मा पॉसिबल हो रहा है, देखो ध्यान से, यह सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है। ये देखो, ये रहा मेरा ओवरलैपिंग जोन, दिस इज ओजेड इक्वल्स टू 1। ये मेरी एक एस ऑर्बिटल है, ये मेरी एक पी एक्स ऑर्बिटल है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज माय एक्स एक्सिस। विकास दुबे, आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, किसी और का कोई डाउट हो तो। सर म्यू बॉन्ड बता दीजिए, समझ नहीं आया। दिव्यकांत, मैंने म्यू बॉन्ड एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग देख ले। सर जेड को एक्स कोऑर्डिनेट्स पे रखे तो पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। ओके सर, एक डाउट है मेरे पास, बॉन्ड लेंथ कैसे रिलेट होगा मास से? बॉन्ड लेंथ, मास से बॉन्ड लेंथ का कोई लेना देना नहीं है, बॉन्ड लेंथ का लेना देना है ऑर्बिटल्स के साइज से। आकाश कुमार साहू, बॉन्ड लेंथ एटॉमिक साइज से होगा। अभी हम बॉन्ड लेंथ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एस कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। सर सी इंफिनिटी सिमेट्री समझा दो। इप्शा बेटा, सी इंफिनिटी सिमेट्री में समझा दूंगा, लेकिन बाद में, वह केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक नहीं है। बस अभी के लिए इतना मान के रखे, जिसमें सी इंफिनिटी होती है अगर मैं उसको घुमाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। देखो मेरी बॉडी में सी इंफिनिटी सिमेट्री नहीं है, मान के चलो मैं, ये मेरी एक्सिस है, ये मतलब मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो तुम्हें पता चल गया मैं मूव हुआ, ऐसे घूमूंगा पता चला मूव हुआ, ऐसे घूमा पता चला मूव हुआ, तो मेरी बॉडी में नहीं है सी इंफिनिटी। सी इंफिनिटी उन चीजों में होती है जिसमें घुमाने पर पता ही ना चले कि वो घुमा है, ठीक है। ओके जी, ओके सर, मैंने 2 दिन से डाउट पूछा है आपने, लेकिन कोई आकाश कुमार साहू प्लीज अपना डाउट रिपीट कीजिए, मुझे नहीं याद है आपका डाउट क्या है, मैं बता दूंगा। आप प्लीज 2 दिन से मत पूछो, आप दोबारा लिख के भेज दो, शायद रह गया होगा, इट इज वेरी नेचुरल, ठीक है। मुझे कोई थोड़ी ना आपसे प्रॉब्लम है। ओके सर, एनआईटी के एडमिशन में ओवरऑल सीजीपीए काउंट होती है या नहीं? दीपक, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, प्लीज एक बार टॉपिक कर ले, है ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सर ऑर्बिटल डिफ्यूजन एक्सप्लेन कर दीजिए। विष्णु, ऑर्बिटल डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा डी ब्लॉक का एंट्री होना। जो डी ऑर्बिटल्स होती है ना, देखो मैं आपको समझा देता हूं, ऑर्बिटल डिफ्यूजन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ये जो डिफ्यूजन का जो ऑर्डर होता है ना, सबसे ज्यादा ऑर्डर किस तरीके होते हैं? सबसे ज्यादा डिफ्यूज ऑर्बिटल एफ होती है, फिर डी होती है, फिर पी होती है, फिर एस होती है। मतलब अगर डी ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो वीकर होगा, ठीक है। ओके सर, आईएनए में हमेशा जेड सप्तराशि। ओके हाँ, आप किसी का डाउट है यहाँ पे, आईएनए में हमेशा जेड एक्सिस हो कंसीडर होगा? यस, बाय डिफॉल्ट आईएनए जो होता है वो जेड एक्सिस होता है। ओके ओके
तापसी प्लस प्लस एंटी बॉन्डिंग प्लस माइनस अभी नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं समझाऊंगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या है। ओके सर, एंगुलर नोडल प्लेन कहां पे प्रेजेंट है डीजेड स्क्वायर में। ओके यहां पे ये क्वेश्चन अच्छा पूछा पायल कुमारी ने, पायल कुमारी का यहां पे डाउट है। विष्णु विष्णु पूछता है कि सर रसगुल्ला में भी सी इंफिनिटी होगा। हाँ बेटा होगा, अगर रसगुल्ला एकदम गोल गोल है तो वो सी इंफिनिटी होगा, उसमें बिल्कुल होगा, रसगुल्ले में सी इंफिनिटी है। बट अगर रसगुल्ला की शेप कुछ और है या फिर कुछ और डिजाइन का बना दिया है तब उसमें सी इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, एंगुलर नोडल प्लेन, पायल का यहाँ पे डाउट है एंगुलर नोडल प्लेन। देखो पायल बेटा, डीजेड स्क्वायर की अगर हम बात करें, उसके लिए मेरे को वापस एक बार यहां पर जाना पड़ेगा, आओ दिखा देता हूं मैं आपको। डीजेड स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, किधर गया, ये रहा। डीजेड स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो ऑब्लिक नोड्स होते हैं वो ये होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो एंगुलर नोड होता है ना वो अलोंग द एक्सिस पास होता है। एंगुलर नोड हम लोग कहते हैं अलोंग द एक्सिस पास होता है, याद रखेंगे उसको। देखो 2D में दिखाना बहुत ही कठिन है, बट आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि अलोंग द एक्सिस पास होता है। ओके, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, चलिए ठीक है। आई होप सबके सारे के सारे डाउट्स एकदम फंटास्टिकली क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आगे थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, फिर से मैं वापस आ जाऊंगा 5-10 मिनट में आपके डाउट्स पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप पिछली सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक मिनट दीजिए, मैं फैन ऑन कर लूं, फैन ऑन नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं आपके पाई बॉन्ड्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, दैट इज दी पाई बॉन्ड। सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी अभी तक आपको। आइए बच्चों हम पाई बॉन्ड डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही फंटास्टिक है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड डिस्कस करने से पहले एक बात जान लीजिए कि एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड। जो एस ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाता, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस हमेशा सिग्मा बनाता है, ठीक है। पाई बॉन्ड में आपने ध्यान रखना है कि जो ओवरलैपिंग जोन होंगे वो 2 होंगे, एंड ओजेड लाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजेड लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन, सॉरी अबव एंड बिलो द INA, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे लाई करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक और चीज, तो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे पहला पाई बॉन्ड बना रहे हैं हम P एंड P के बीच में, सो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द पाई बॉन्ड बिटवीन P एंड P। 2 P ऑर्बिटल इस तरीके से जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, ये बात भी मैं लिख देता हूं कि पाई बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ sideways overlapping, very important, this is the sideways overlapping। यह हेड ऑन नहीं होगा, यह साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। ये पाई हो गया। पाई और सॉरी ये जो पाई बॉन्ड पॉसिबल है बच्चों, ये P और D के बीच में भी पॉसिबल है। देखो किस तरीके से, P एंड D, तो P ऑर्बिटल मेरी ऐसे हो जाएगी और D ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, जस्ट लुक एट इट, है ना। तो ये भी पाई बॉन्ड पॉसिबल है, एंड पाई और पाई बॉन्ड इज ऑल्सो पॉसिबल इन D एंड D। इसको D पाई, देखो इसको लिखते किस तरीके से है, इसको लिखते हम किस तरीके से, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग P पाई बॉन्ड, राइट। ये वाला जो होता है ये PD वाला, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, P पाई D पाई बॉन्ड। और इसको किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, इसको हमारा लिखने का तरीका होता है डी पाई बॉन्ड। ओके, डी पाई बॉन्ड में किस तरीके से, यानी कि 2 D ऑर्बिटल्स इस तरीके से साइडवेज ओवरलैप शो करती हैं। समझ में आया? देखो इन सबको अगर मैं बात करता हूं, चलो मैं सबके लिए INA बना देता हूं। देखो ऐसा बीच से जाती हुई INA है, ये देखो INA, ये रही इसकी INA, ये रही इसकी INA। अगर आप ओवरलैपिंग जोन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखो जैसे इसमें ये रहा ओवरलैपिंग जोन, इसमें ये रहा ओवरलैपिंग जोन, इसमें ये रहा ओवरलैपिंग जोन। मैं सारे के सारे ओवरलैपिंग जोन को देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। अब जैसे ही मैं इन ओवरलैपिंग जोन की बात करता हूं तो सब में जो ओवरलैपिंग जोन है वो 2 आ रहे हैं और INA के ऊपर और नीचे लाई करते हैं। मैंने बोला ना अबव एंड बिलो INA, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरलैपिंग जोन्स की पोजीशनिंग कहां है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक बात है। अब यहां पे ये मेरी INA हो गया है, ये मेरी INA हो गया है, ये भी मेरी INA हो गया है, और याद रखेंगे जब तक कुछ भी ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो INA है वह हमेशा के लिए आपका Z एक्सिस है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो पाई बॉन्ड है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ
सवाल कर लेते हैं, सवाल एज इन इसके भी कुछ फैक्टर्स है ना जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग डाल लेंगे आप किस तरीके से, फैक्टर्स अफेक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चलिए आइए हम इनकी बात एक बार कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फैक्टर से पहले ना मैं एक छोटी सी बात आपके साथ और करना चाहता हूं। मान के चलो कि मैं आपसे क्वेश्चन दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फैक्टर्स की बात करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। लेट्स सपोज मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, एक पाई बॉन्ड बन रहा है बिटवीन 3p 3p, एक पाई बॉन्ड बन रहा है बिटवीन 2p 3d, एक पाई बॉन्ड बन रहा है बिटवीन 2p 3p, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है बिटवीन 3p एंड 3d। ठीक है, मान के चलो ये 4 पाई बॉन्ड हो गए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। आप लोगों ने बस मेरे लिए एक काम करना है बच्चों, आप मुझे ABCD में ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बता दो, बस मेरे को ये कर दो ताकि मैं आपको बता दूं कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर मेरे लिए बताना और आसान हो जाएगा। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना पता है। ठीक है, ABCD को जरा ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में मुझे अरेंज करके दीजिए, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। फटाफट से मैं कमेंट सेक्शन की तरफ देखने जा रहा हूं कि आप लोगों का क्या आंसर आया। ओके, चलो बताओ। बोलो बच्चों क्या हो सकता है, ABCD का ऑर्डर मुझे बता दो। F ऑर्बिटल का कोई बॉन्ड नहीं बनाता सर। विशाल बनाता है, फाई बॉन्ड बनाता है, मैंने बोला था ना, सिग्मा डेल्टा म्यू फाई बॉन्ड बनाता है F ऑर्बिटल। ओके फाई, अभी रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा सा। ठीक है, CABD, ओके ओके। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों के मस्त से आंसर्स आ चुके हैं। एक तो आंसर मेरे पास आया है यहाँ पे, मस्त सा आंसर जो आया है दैट इज CABD। ओके, एक किसी ने ऑप्शन बोला है C, A, B और D, 4 ऑप्शन बन गए हमारे पास। तो और किसी ने मेरे को आंसर दिया है यहाँ पे, आओ मैं देख लेता हूं एक बारी। ओके, CABD। ओके, एक का आंसर दिया है A, C, B और D। ठीक है, चलो जो भी आया, आप लोगों ने देखो जो भी किया कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बैठेगा, देखो क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन की आओ एक बार पकड़ते हैं, टांग पकड़ते हैं क्वेश्चन की कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। देखो बच्चों, चलो पहले मैं तुम्हें फैक्टर सिखाता हूं, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन सिखाऊंगा। तुम्हें नेचुरल सी बात है, वो मेरे को फिर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैसे आ गया। ठीक है, चलो पहले मैं फैक्टर सिखा देता हूं। तो हमारा टॉपिक था यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहला क्या है कि स्ट्रेंथ जो होगा पाई बॉन्ड का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सुनिएगा ध्यान से, 1/n। n मेरा क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर बार की तरह जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा तो बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होगा, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो। ओके, दूसरा फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रेंथ होगा पाई बॉन्ड के केस में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये जो मैं लिखने जा रहा हूं सेकंड में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। सेकंड फैक्टर इज द इंक्लाइंड नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल। बहुत ही शानदार सी बात है, अब इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, इंक्लाइंड नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल। नाउ व्हाट इज दिस, और कहता है अगर डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस है ना, तो उसका इंक्लाइंड नेचर का भी प्रेजेंस होगा, और तब हमारा पाई बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाएगा। देखो अभी बड़ा मस्त मजा आने वाला है। कहता अगर मैं मान के चलो कंपेयर करना चाहता हूं, इन तीन को कंपेयर करना चाहूं, लेट्स सपोज एक तो पाई बॉन्ड बन रहा है मेरा P और P के बीच में, लेट्स सपोज। अच्छा इसमें ना एक और पार्ट ले लो, एक और पार्ट ले लो, चलो लो एक और पार्ट ले लो, इसमें ई पार्ट भी ले रहा हूं मैं, एक पार्ट ई भी ले लेता हूं मैं। ई पार्ट क्या है मेरे पास, 3D एंड 3D, ये भी ले लिया, दिस इज माय ई पार्ट। 3D एंड 3D भी मैं इसके अंदर ले लूंगा। पहले चलो फैक्टर समझते हैं। कहता मान के चलो अगर मेरे पास 3 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक तो ये पाई बॉन्ड बन गया P और P के बीच में, सही बात है। दूसरा मेरा पाई बॉन्ड बन गया P और D के बीच में। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये P और D के बीच में बन गया, समझ रहे हो। और तीसरा ये हो गया P पाई D पाई। और अगर मैं तीसरा पाई बॉन्ड देखूं जो कि D और D के बीच में आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, ऐसे और ऐसे,
सही है। ये हमारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाई बॉन्ड बन गए। अब देखो क्या कहता है, कहता है जब भी कभी डी ऑर्बिटल आ जाएगा ना, अब देखो डी ऑर्बिटल कैसे पड़ा हुआ है यहां पे, अगर मैं इस डी ऑर्बिटल की शेप की बात करूं तो डी ऑर्बिटल ने अपने दो लोब ऐसे निकाले हुए हैं, ऐसे। अब पी ऑर्बिटल तो बिल्कुल सीधी है, पी ऑर्बिटल तो यूं पड़ी है, लेकिन डी ऑर्बिटल ने अपने दो लोब ऐसे निकाले हुए हैं। जब दो लोब ऐसे जाएंगे ना तो ये दोनों लोब इंक्लाइंड है, मतलब ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड होने की वजह से यह क्या करते हैं, पी के जो लोब्स हैं उनके साथ ज्यादा ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल। दोबारा सुनिए, जो पी ऑर्बिटल है जो कि एकदम सीधी ऑर्बिटल है, उस सीधी ऑर्बिटल में डी का जो इंक्लाइंड लोब है वो अंदर से घुसने की कोशिश करता है। उस घुसने की वजह से इसके बीच का जो ओवरलैपिंग जोन है, यानी कि ये वाला जो ओवरलैपिंग जोन है, इन दिस केस एरिया ऑफ ओवरलैपिंग जोन, एरिया ऑफ OZ इंक्रीजेस due to inclined nature। अब आपके मन में यह आ रहा होगा, सर ऐसे तो फिर इसमें तो दोनों इंक्लाइंड है, ये वाला ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है, तो दोनों के दोनों मस्त इंक्लाइंड है, तो इनके बीच में तो मस्त एकदम पाई बॉन्ड बनना चाहिए। लेकिन नहीं, देखो एक बात और याद रखनी है आपने कि इंक्लाइंड नेचर केवल तभी वैलिड होता है व्हेन ओनली वन डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, है ना। इफ बोथ दी ऑर्बिटल्स आर डी, इफ बोथ ऑर्बिटल्स आर डी, तब क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लाइंड नेचर फेल्स। वो मेरा कॉन्सेप्ट फेल्स हो जाता है। क्यों भाई? बिकॉज अभी बताया ना मैंने कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कैसी होती है, डिफ्यूज्ड होती है। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ, लार्ज साइज हुआ। यह ऑर्बिटल बहुत ही लार्ज साइज की होती है, जिसकी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि इनके बीच का जो न्यूक्लियस है, मतलब इनके जो दो न्यूक्लियस है ना, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लार्ज साइज होने की वजह से इनका न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर दूर हो जाता है, इसीलिए हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है, पाई बॉन्ड वीकर बनता है। तो मतलब अगर मुझे कभी भी कंपेयर करना हो तो ओवरऑल कैसे लिखूंगा मैं? ओवरऑल मैं लिखूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होता है पी पाई डी पाई, स्ट्रॉन्गेस्ट। पी पाई डी पाई के बाद क्या आता है, पी पाई, और लास्ट में क्या आता है, डी पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब इतनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए चलो मुझे फर्स्ट ये जो पिछला क्वेश्चन था इसका मुझे जरा आंसर बता दो, A B C D और E। ये चलो बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। दोबारा से दिमाग लगाओ और मेरे को आंसर बताओ। चलो E को इंक्लूड करके, अब की बार E को इंक्लूड करना। आप लोगों ने जो भी आंसर बोला है बहुत बढ़िया, बट अब की बार E को प्लीज इंक्लूड करना। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या बैठेगा फिर, बोलो प्यारे बच्चों। 3P 3P, 2P 3D, 2P 3P, 3D 3D एंड 3P 3D। बताओ, टेल मी प्लीज। हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा देते हैं। ये लो जी, देखो जी, बिल्कुल देखो। टेल मी द आंसर। ये रहा क्वेश्चन। 3P 3P, 2P 3D, 2P 3P, 3D 3D, 3P 3D। चलो बताओ, फटाफट बता दो। ओके, हिमांशु ने हमें आंसर दिए BACDE। ओके, अभी भी दिक्कत है, बताओ, हद है, अभी भी दिक्कत है तुम्हें तो। चलो देखो, अब देखो, सबसे पहले 2 वाले उठा ले। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज माय प्रायोरिटी। अब मैंने 2 वाले को उठाया तो इसमें मुझे दिख रहा है कि 2 वाला एक तो बी में है और एक सी में है, बी में और सी में। अब बी और सी की मैं बात करता हूं तो इसमें तो 2P 3D, पी और डी बॉन्ड आ गया, इसमें पी और पी बॉन्ड आ गया। मुझे बताओ कि पी और पी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, पी और डी वाला। अब पी और डी की बात करूंगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, बी। आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होगा बी वाला, बी के बाद होगा सी वाला। ये कटे क्योंकि इनमें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा था। अब बाकियों में सब में 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब तो क्वेश्चन में जान ही नहीं बची, यानी बी सी के बाद क्या आ जाएगा, डी के बाद क्या आएगा, ए, और ए के बाद क्या आएगा, ई। चलिए अब देख लेते हैं आप में से कितने लोगों ने यही आंसर दिया है, बी सी डी ए ई। लेट अस चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन मी दिस आंसर। अरे डी कैसे सबसे स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कैसे तुम्हारा दिमाग
चल गया क्या? डी थोड़ी ना स्ट्रांग हो जाएगा, डी से स्ट्रांग तो बी हो जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर इज बी सी डी ए ई। सोनू आप गलत बोल रहे हो, आंसर बी सी डी ए इज द करेक्ट आंसर। इप्शा वेरी गुड, बी सी डी ए ई। और भी बच्चों ने सही आंसर दिया है, देख लेते हैं किस किसने दिया है। बी सी डी, खुशी राणा शाबाश, बी सी डी ए ई। और किसने दिया है? दिव्यकांत शाबाश, आप सबने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बी सी डी ए ई। भावना त्रिपाठी शाबाश बेटा, ओके, जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत बढ़िया, बी सी डी ए ई। अनन्या, ज्ञानेंद्र, ओके, बहुत शाबाश, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो आपको आई होप आज के बाद कभी गलती करोगे पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताने में, है ना। देखो पाई बॉन्ड तो सारी दुनिया पढ़ा देती है, लेकिन क्या फैक्टर्स है जिससे उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है, वो सबसे मेन बात होती है, ठीक है ना। वो कोई नहीं बताता, वो नहीं लिखा होता है कहीं पे भी, है ना। तो इसीलिए मेरा काम है कि आपके लिए सारा कंटेंट इकट्ठा करके लाना, जहां जहां से मुझे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल ऑथर की बुक हो। पहले तो देखो नोट्स ही पढ़ना है, उसके बाद जब बुक पढ़ना होगा तब तुमको बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर नोट्स, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे फटाफट से एक प्यारा सा क्वेश्चन करके दे दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे को? कंपेयर द स्ट्रेंथ, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ पाई ओवरलैप। पाई ओवरलैप की स्ट्रेंथ कंपेयर करके देनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोलता है 3p 3p 2p 2p 3p 3d। सेकेंड इज 1p 1p 2p 2p 3p 3p, ठीक है। थर्ड पार्ट इज पाई बॉन्ड ही बना रहे हैं ना हम लोग, 2p 2d 2p 2p 3p 3p। फोर्थ पार्ट इज 3p 4d 3p 4p एंड 3d 4p, ठीक है ना। सेकेंड 3p 3d, ठीक है ना। चलो ABCD करके इसको लिख लेते हैं। ABCD हो गया हमारा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ABC ABC और ABC। फटाफट से जल्दी मुझे इन सब का करेक्ट आंसर चाहिए, जल्दी बताओ। ओके, पहले का आंसर बताया हमें BCA, पहले का बच्चे बोल रहे हैं BCA। अभी चेक करते हैं अगले का, 2 का क्या है? 2 का बोलो। भावना ने और राज विशाल ने हमें बताया BCA, ठीक है भाई, पहले का BCA आ गया। सेकंड बताओ, सेकंड बताओ, चलो सेकंड बोलो। हाँ पहले का BCA ही है, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम तो। सेकंड बोलो, सेकंड, हाँ हाँ सब बस, चलो ठीक है, पहला बंद करो अब। सेकंड ABC, सेकंड का आ रहा है ABC। संदीप प्लीज आप ABC के टर्म्स में दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। संदीप डे। अगले का बोल रहा है कोई ABC, गलत है भाई, ABC नहीं आएगा अगले का। देखो अगले वाले में कैसे कंपेयर करेंगे, यह तो पॉसिबल ही नहीं है, यह तो हाइपोथेटिकल हो गया, 1p तो होता ही नहीं है। तो अगले वाले का आ जाएगा B C और A, ठीक है। अगले वाले में बात करते हैं 2p 2d। अब 2p 2d भी पॉसिबल नहीं है, 2d तो होती ही नहीं है, तो A तो गया लास्ट में, वह तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इनमें बात करूं तो इसका भी आ जाएगा BCA, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा देखेंगे। अब इनमें छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें दिख रहा है तो C। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो A और फिर उसके बाद B। हमारे करेक्ट आंसर्स कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। पहले वाले का BCA, दूसरे वाले का BCA, तीसरे वाले का भी BCA और लास्ट वाले का CAB। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है कि नहीं? क्लियर और नॉट क्लियर बताओ जल्दी से। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर और नॉट, बोलो 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 फटाफट। ऑल क्लियर, इज इट ऑल क्लियर? ऑल क्लियर?
चलो आगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विकास कह रहा है कि एक कलर एक गलत था बस। अच्छा, विष्णु का सारा सही था। विष्णु है, विशु है, जिसका बहुत सारा सही था, बहुत अच्छा। विष्णु, विष्णु मोहन गुप्ता, आपका सारा ठीक था, शाबाश बेटा, वेरी गुड। इसका एक गलत था, वो भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, क्लियर 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 क्लियर, एकदम क्लियर। तो बेसिकली बेसिकली हमने क्या सीखा, समझ में आ गया हमने क्या सीखा? तो पाई बॉन्ड की ये सारी बातें आपने खूब ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बस इसका कंक्लूजन मैं यहां पर एक बार डाल देता हूं ताकि कंक्लूजन याद रहे आप लोगों को। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंक्लाइंड नेचर तभी वैलिड होगा जब पी पाई और डी पाई होगा, ठीक है। जब डी पाई और डी पाई होगा तो इंक्लाइंड नेचर नहीं होगा। बिकॉज वाई? बिकॉज डी इज लार्ज इन साइज, therefore distance between the nucleus increases, distance between the nucleus increases, इनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है भाई। तो ये कंक्लूजन आपने कभी नहीं भूलना, इंक्लाइंड नेचर वाली बात, ठीक है बच्चों। अब आगे बात सुनो मेरी। अब देखो, एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो एक एक मैं कमेंट और लिख देता हूं, नोट करके आप एक बात आज और याद रखेंगे क्या, कि in nature only second period elements, या फिर ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो, in nature only 2p orbitals make stable pi bonds, stable pi bonds। समझ आ रहा है? मैं इसको तुम्हें कई सारे एग्जांपल से समझा सकता हूं, बहुत ही मस्त मस्त। देखो बच्चों, एक नहीं अनेक एग्जांपल हैं। आज देखो, तुम रियलाइज करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान के चलो, हमें ग्रुप 14 की अगर मैं बात करता हूं, कार्बन, कार्बन कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे मेंबर्स हैं। तो इनके बीच में, सबके बीच में देखो, अब स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? या तो ग्रेफाइट जैसा, ग्रेफाइट बोले तो क्या, ग्रेफाइट बोले तो डबल बॉन्ड, और या तो डायमंड जैसा, डायमंड बोले तो क्या, डायमंड बोले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, है ना। जो कार्बन है वो तो ग्रेफाइट के फॉर्म में भी रहता है, डायमंड के फॉर्म में भी रहता है। समझ आ रही है मेरी बात? कंसेप्ट को पकड़ना। लेकिन सिलिकॉन हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायमंड की फॉर्म में, बाकी कोई भी जो है वो पाई बॉन्ड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करना लाइक नहीं करता है। समझ में आया? ये सारे के सारे हमेशा सिंगल सिंगल बॉन्ड में ही प्रेफरेंस शो करते हैं, इस तरीके से एग्जिस्ट करना शो नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर कैसा बॉन्ड बनेगा? 3 पाई बॉन्ड, इसमें 4p ठीक है, इसमें अपना 5p, और इसमें 6p। ये सारे के सारे पाई बॉन्ड्स ऑल अनस्टेबल पाई बॉन्ड्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। और सुनो, एक एग्जांपल नहीं है, कई सारे एग्जांपल है, देखो जल्दी फटाफट से, है ना। इनके जो पाई बॉन्ड होते हैं वो काफी हद तक अनस्टेबल होते हैं। और तो और बात यहां नहीं खत्म होती है, बात आगे भी बढ़ती रहती है। और मैं तुम्हें एग्जांपल्स दूं, यह तो एक एग्जांपल हो गया। देखो और एग्जांपल्स देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा एग्जांपल्स देख के, जो मैं तुम्हें आज एग्जांपल्स देने वाला हूं। एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। तुमने देखो, कार्बन की तो डाइऑक्साइड सुनी होगी, तुमने ये तो सुना है ना कि कार्बन मस्त डबल बॉन्ड ओ बना लेता है ना, और इस तरीके से स्टेबल मॉलिक्यूल बना के गैस फॉर्म में रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी भी ऐसा मॉलिक्यूल देखा? ऐसा क्यों नहीं बनता भाई? ऐसा क्यों नहीं बनता? इसको बनाने में क्या प्रॉब्लम है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो ऐसे नहीं दिखती है ना। SiO2 कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है। SiO2 जो है वो मोनोमेरिक पॉलीमर बनाने की कोशिश करती है, और पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो उनके बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स रहना चाहते हैं, पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए थर्ड पीरियड का इन्वॉल्वमेंट आया, और थर्ड पीरियड की ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नेचुरली बनाना बहुत अच्छा नहीं मानते, उनको ज्यादा मजा नहीं आता। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। और सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई, और तुम्हें मजे से खाता हूं मैं। अब आ जाओ, तुम उसकी बात करते हैं, हम लोग ग्रुप 15 की बात करते हैं। ग्रुप 15 में देखो ना, नाइट्रोजन की जब बात करी तो ग्रुप 15 में देख लो तुम बेशक, नाइट्रोजन की जब मैं बात करता हूं तो वो तो एग्जिस्ट करता है N2 की तरह, यानी कि N और N के बीच में मस्त पाई बॉन्ड बनते हैं, दो पाई बॉन्ड बनते हैं। लेकिन क्या कभी भी इस तरीके से P2 एग्जिस्ट करता है? क्या P2 एग्जिस्ट करता है? कतई नहीं। कतई एग्जिस्ट नहीं करता। रादर ये जो P2 है, ऐसे एग्जिस्ट करने की बजाय
P4 की तरह एग्जिस्ट करता है, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड्स जो बन रहे हैं सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तुम देख रहे हो मतलब तो ये बात हमें सबको पता है, लेकिन इसकी रियलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि देखो पाई बॉन्ड मतलब तुम, मैंने कहा था ना केमिकल बॉन्डिंग मेरे साथ सीखोगे ना तो मैं इतने मस्त लेवल तक रियलाइज करवाऊंगा ना बातें। और देखो और सुखो, अभी रुक, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ग्रुप 16 में आ जाओ। ग्रुप 16 में बात करते हैं तो O2 कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे एग्जिस्ट करता है, O डबल बॉन्ड O। क्या तुम कभी भी S2 ऑब्जर्व करते हो? नहीं, नॉट वेरी स्टेबल। यह हमेशा S8 की तरह एग्जिस्ट करता है, यानी कि क्राउन शेप में। याद आया तुम लोगों को? इस तरीके से रहना पसंद करता है ये। एक मिनट, ये हमेशा रहना पसंद करता है क्राउन शेप में, आपको पता ही होगा इसका। ठीक है भाई, सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर जहां पे हम ये बात ऑब्जर्व कर रहे थे, छोटे क्लासेस से ही ऑब्जर्व कर रहे थे, परंतु कभी भी हमने इस चीज को इतना ढंग से रियलाइज नहीं किया। समझ आया? ये लो, ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक दो 2 3 4 5 6 7 8, समथिंग लाइक दिस। गड़बड़ हो गया ना? क्राउन क्यों नहीं बन रहा भाई ये? कोई नहीं, आई विल मेक क्राउन, डोंट वरी। कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो। किसी को कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछो। ओके, 4 वाला क्या बोल रहे हैं आप लोग? व्हाट आर यू सेइंग? फोर्थ वाला, अच्छा फोर्थ पार्ट फिर से बता दीजिए। ओके, मैं फोर्थ पार्ट रिपीट कर देता हूं, सब लोग प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। आई एम रिपीटिंग पार्ट नंबर फोर्थ। ओके सर, नोट्स पीडीएफ देख लेना विष्णु, नहीं तो लेट। हाँ बिल्कुल सर, बुलेट से भी तेज है। ओके ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है भाई, ओके ओके, इफ इट इज क्लियर लेट्स मूव फॉरवर्ड। नीचे वाला सीधा बॉन्ड जाएगा, वरना कोन में एक कार्बन ऐड हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो, मैं आपको समझाने का जो मेरा मतलब है वो क्या है, मेरा समझाने का मतलब ये है कि एक मिनट, एस 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 और ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लो भाई, बन गया क्राउन शेप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, क्राउन शेप आपका तैयार हो गया यहाँ पे। ओके ठीक है, इफ इट इज ऑल क्लियर देन गुड इनफ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर किसी को दोबारा से जानना है तो प्लीज टेल मी। ये सारे के सारे पार्ट्स मैंने पाई बॉन्ड को कंपैरिजन के दिखाए, उसके बाद मैंने इंक्लाइन नेचर का कंक्लूजन लिखा, उसके बाद हमने बात करी कि किस तरीके से ये वाली बात हमेशा नेचर में एग्जिस्ट करती आ रही है कि जो 2p है, जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, वही पाई बॉन्ड नेचुरली एग्जिस्ट करने पे बनाते हैं, बाकी लोग नहीं बनाते हैं। क्योंकि थर्ड पीरियड का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि थर्ड पीरियड की ऑर्बिटल्स का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पाई बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता है। ओके,
समझ में आया? अच्छा, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं आपको पाई बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना तब भी मैं सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करूंगा। ओके, ठीक है, मूविंग अहेड। इसके बाद हम लोगों ने बात करी रिगार्डिंग दिस नेचर में एग्जांपल्स, जैसे नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है पाई बना के, फास्फोरस नहीं कर सकता, ऑक्सीजन कर सकता है, सल्फर नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। इफ इट इज क्लियर देन टेल मी इफ इट इज क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया, ठीक है, हो गया। तो ऊपर नीचे हो गया था। थैंक्स खुशी, थैंक्स विकास फॉर सपोर्ट। ठीक है जी, हाँ ठीक है, ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आओ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बॉन्ड के बारे में जिसका नाम है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद रख लेना, डेल्टा बॉन्ड कौन बनाता है? ओनली ओनली डी ऑर्बिटल्स, सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल्स, ओनली डी ऑर्बिटल्स फॉर्म्स डेल्टा बॉन्ड। बाकी के जो है वो डेल्टा बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करते, प्रेफर क्या, बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डेल्टा बॉन्ड की बात करता हूं तो इसको हम लोग फेज वाइज ओवरलैप कहते हैं। फेस वाइज ओवरलैप, ठीक है ना, पूरा का पूरा एक जो और फेज है वो दूसरे के ऊपर आके चिपक जाता है, फेज वाइज ओवरलैप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, इस बात का ध्यान रखना। जैसे किस तरीके से बनाएगा, चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मान के चलो कौन कौन से बनाते हैं, एक तो बनाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बनाएगा डेल्टा बॉन्ड, किसके संग? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के संग, इनके बीच में बनेगा। जैसे मान के चलो कि बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है कि हमारी जो आई है वो मेरी z एक्सिस है, समथिंग लाइक दिस इज माय z एक्सिस। तो मुझे पता है कि इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो मेरा xy प्लेन होगा, यानी कि अगर मेरी एक्सिस यूं जा रही है तो जो ऐसे प्लेन आ रहा होगा, इस तरीके का जो प्लेन होगा, दैट परपेंडिकुलर प्लेन टू द एक्सिस, दैट इज xy प्लेन। तो उसके अक्रॉस मैंने इसको ना इस तरीके से दिखाने के बजाय ना ऐसे दिखाते हैं, ज्यादा क्लैरिटी होगी आप लोगों को, देखना ध्यान से। तो dxy और dxy का मैंने किस तरीके से बनाया, मान के चलो ये मेरी z होगी, ये आई है, ये z एक्सिस है, तो इसके अक्रॉस जो मेरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, एक तो ये हो गई, देखना ध्यान से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। जब मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा, देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं इसको पास में लाऊंगा तो ये वाला नेगेटिव इसके साथ, ये वाला पॉजिटिव इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, समथिंग लाइक दिस। इसके बीच में पूरा का पूरा एक ओवरलैप हो जाएगा और इस वाले बॉन्ड को हम लोग कैसा बॉन्ड कहते हैं? डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात का कि डेल्टा बॉन्ड में अगर मैं ओवरलैपिंग जोन की बात करता हूं, इसके अंदर जो मेरे ओवरलैपिंग जोन आते हैं वो कितने आ जाएंगे? चार ओवरलैपिंग जोन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 8 लोब्स इन्वॉल्व होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, 8 लोब्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर बच्चों 8 लोब्स इन्वॉल्व होती है। इज दिस क्लियर और नॉट, है ना? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। हाँ, किसका रीजन जानना है आपको? किसका रीजन जानना है? रूमा रानी, आपको किसका रीजन जानना है बेटा? प्लीज रिपीट इट, अदरवाइज आई हैव टू गो बैक एंड चेक ऑल द कमेंट्स। प्लीज एक बार मुझे बता दो कि आप किसका रीजन जानना चाहते हो। नहीं, ये बटरफ्लाई टाइप नहीं है, दिस इज नॉट बटरफ्लाई। ठीक है, एनी अदर प्रॉब्लम? इफ एनीबडी हैव एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। एक सेकेंड। रूमा रानी, आपको कोई जो भी रीजन जानना है प्लीज लेट मी नो। आप प्लीज लिख देना, अगर आपका डाउट आपको आ जाए तो मुझे बता दो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ का हमारे पास क्या कंसेप्ट रहेगा। देखो ध्यान से, अब इसमें इसी तरीके से ये वाली तो ऑर्बिटल हो जाएगी मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई हमारी जेड एक्सिस है, उसी के अक्रॉस हमारा बॉन्ड बन जाता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, एक तो एग्जांपल यही वाला हो जाएगा और दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा हमारे पास, ये कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है। देखो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि ये एग्जांपल किस तरीके से चलता है। देखो ध्यान से, इट इज समथिंग लाइक दिस। क्या था मेरे पास? कॉपर, उसके बाद देखो, खुद देखो ना, कॉपर था और उसके बाद ये वाली स्पीशीज थी, दैट इज CH3COO, 2 बार, यह 2 बार है, और साथ में क्या था?
और साथ में क्या था 2 और साथ में H2O, 2H2O, और ये सारा का सारा 2 बार है। मतलब क्या है इस बात का, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना इसमें आपस में ये कनेक्टेड है, आपस में इनके बीच में बॉन्ड है। अब देखो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो किस तरीके से बॉन्ड है, एक बार मैं उसको आपको दिखा देता हूं, देखना ध्यान से। कॉपर और कॉपर, यानी कि इन दोनों के कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्ड है, ये कुछ ऐसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर। कॉपर और कॉपर के बीच में ऐसा बॉन्ड होता है, इधर लगा है पानी इसके साथ में, इधर भी लगा है पानी इसके साथ में। अब देखो ये जो बीच वाली चीज है इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, मान के चलो कि मैं CH3 को बनाना चाहता हूं, इसको बनाना चाहता हूं, तो ये कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना। अब इसको अगर मैं मान के चलो रेजोनेंस में लेके आया, या फिर इसको आप ऐसे दिखाने की बजाय आप इसको ऐसे भी तो दिखा सकते थे, देखना ध्यान से देखना, लुक केयरफुली, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मान के चलो ये रेजोनेंस में हो गया, जिसके बाद ये कैसे दिखाई देने लगेगा, CH3 C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अगर मान के चलो मुझे इसका हाइब्रिड बनाना है तो वो कैसा दिखेगा, CH3 C O O, यहां पर भी नेगेटिव यहां पर भी नेगेटिव, मतलब ये मेरा हाइब्रिड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। यही हाइब्रिड से ये कनेक्टेड होता है, किस तरीके से देखना ध्यान से, ये जो हाइब्रिड है ये आपस में कनेक्टेड होता है, उन्हीं के बीच में ये बॉन्ड आ रहे हैं हमारे पास, मतलब कि एक तो हमारे पास लगा होगा इस तरीके से देखना, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो लगा होगा कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट। आप इसको इस तरीके से देखो, वाई वाई शेप हो गया ना, ये मेरे पास एक तरह का वाई वाई शेप हो गया। तो वाई वाई शेप की तरह ही इसको इमेजिन करो कि किस तरीके से लगा हुआ है। तो 2 तो इसमें लगे हुए हैं और एक ऐसे और इसके साथ का ऐसे, समथिंग लाइक दैट। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इनके बीच में ये 5 बॉन्ड्स हो जाते हैं, तो ये वाले में भी डेल्टा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आप लोग इसको देख लो। मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली जो वाई वाई शेप है ना, ये है हमारी साइट जहां से बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाली साइड से बॉन्ड बन रहा है, यानी कि दिस इज द साइट मेकिंग द बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो 2 है ना, ये मेरे ऑक्सीजन है जो बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये वाली जगह से ये ऑक्सीजन है, तो ये 2 लगे हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स समथिंग लाइक दिस, इस तरीके की शेप को हम लोग पैडुलर शेप बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। अगर मान के चलो किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ रिपीट होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी चीज रिलेटेड होगी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो। ओके, यहां पर कॉनिका सिंह का डाउट है सर 4 होते हैं लोब्स की 8। देखो ना बेटा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मैंने क्या लिखा कि 8 लोब्स आर इन्वॉल्व इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों के मिला के तो 8 ही होंगे ना, 4 एक के और 4 एक के, टोटल टोटल जो बॉन्ड बन रहा है उसमें तो 8 लोब इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, मेरे ये समझाने का मतलब था। ठीक है, ओके। उसके बाद रूमा रानी का डाउट है कि सर थर्ड पीरियड क्यों पाई बॉन्ड नहीं करते। बेटा रूमा रानी देखो, करते हैं, नेचर में स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, करते हैं भाई, करते हैं, कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं। तो जब अपने आप एग्जिस्ट करने की बात आए तो नहीं करते। ऐसे तो पी डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करता है, ये भी तो बेसिकली 3p और 2p के बीच में ही पाई बॉन्ड है, तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके okay, when 2 lobes interact called pi bond, when 4 lobes are interact called Vikas, why don't you understand 4 lobe with another 4 lobe, total तो 8 हो गए ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो थोड़ी सी, एक के पास 4 है तो दूसरे के पास 4, तो टोटल 8 हो गई। सर dz स्क्वायर बनाता है डेल्टा बॉन्ड, बिल्कुल नहीं बनाता, dz स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता भाई, dz स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसमें तो है ही नहीं 4-4। सर बाकी के ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे बेटा, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड की कंडीशन में देखो ना, अगर मान के चलो एक तो हमारे पास बनाएगा ये वाला और दूसरा बनाएगा हमारा dxy के संग dxy, बस यही 2 एग्जांपल्स होंगे जो डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं, वो भी तब जब INA z एक्सिस होगी। ठीक है सर, एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डेल्टा बॉन्ड, ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मॉलिक्यूल हैविंग डेल्टा बॉन्ड ही तो है, ये क्या लिखा मैंने, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, दीज आर मॉलिक्यूल्स हैविंग डेल्टा बॉन्ड, इन्हीं में डेल्टा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ओके सर, सीयू में 1 सिग्मा 2 पाए, हाँ बेसिकली क्या है ना,
देखो इसमें क्या होता है सर, नहीं आया समझ ये कैसे बना है। ओके मैं रिपीट करता हूं, देखो दोबारा से सुनो, एक एक करके हम आराम आराम से करते हैं, हल्के हल्के चलते हैं, ठीक है। सबके डाउट्स मैंने अभी क्लियर किए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक भाई। अब देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख दिए जिसमें डेल्टा बॉन्ड आ गया हमारे पास। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, 4 लोब्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और डेल्टा बॉन्ड जो बनाते हैं वो केवल यही वाले बनाते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी जो आईएनए है वो केवल जेड एक्सिस ही होती है, ठीक है। अगर तुम आईएनए बदल दोगे तो और भी ऑर्बिटल्स डेल्टा बॉन्ड बना पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जब तक हमारी आईएनए जेड एक्सिस है तब केवल यही बना पाएंगे, क्योंकि यही वाले तो आते हैं ना दो ऑर्बिटल्स जो कि जेड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर के क्रॉस एक दूसरे के ऊपर आना है ना, ऐसे बिल्कुल फेस एक एक पूरा फेस दूसरे फेस के ऊपर ऐसे चिपक जाना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे डाउट आ रहा है कोनिका को कि सर ये कैसे हुआ। चलो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि ये वाला मॉलिक्यूल मैंने किस तरीके से बनाया, एक बार आइए ध्यान से इसको समझ लीजिए। देखो बच्चों ये वाला मॉलिक्यूल में क्या है कि कॉपर है, कॉपर के साथ में ये एसीटेट लगा हुआ है 2 बार, एक कॉपर के साथ में, और H2O है वो भी 2 बार। अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, यहां पर हमारे पास कॉपर ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है कॉपर के संग, डेल्टा बॉन्ड तो कॉपर और कॉपर के बीच में ही बन चुका है, ये सब के सब तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देखो कैसे होता है, जब भी कभी अगर मान के चलो ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही है, अगर ए और बी के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो एक सिग्मा है एक पाई है, ए और बी के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वह एक सिग्मा 2 पाई है, ए और बी के बीच में यदि 4 बॉन्ड है तो उसका डेफिनेटली मतलब है कि एक सिग्मा है 2 पाई है और एक डेल्टा है, और अगर ए और बी के बीच में 5 बॉन्ड है तो नेचुरली एक सिग्मा है 2 पाई है और 2 डेल्टा है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी, और एक दो एटम्स के बीच में केवल 5 बॉन्ड ही पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो बात है ना, ये वाला जो लिगेंड है यानी कि जो एसिटेट है, इट इज आल्सो बिहेविंग एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, इसको ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। जब आप कोऑर्डिनेशन में और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के और थोड़ा डेप्थ में घुसोगे ये आपको क्लैरिटी आएगी। देखो मेरा काम ये है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त आपको केवल एग्जाम्पल देना, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको आप जब ऑर्गेनोमेटेलिक की डेप्थ में जाओगे तब पता चलेगा। बस इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 3 बॉन्ड बन रखे हैं इनके बीच में, ये वाला तो सिग्मा सिग्मा यहाँ से पूरा हो गया, ये जो 3 है इन्हीं के अंदर हमारे पास डेल्टा और पाई आएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस एक एग्जांपल पता होना चाहिए। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दे दिए, एक एग्जांपल तो हो गया हमारा ये वाला आरई वाला रिथीनियम वाला, एक मैंने आपको दिया एग्जांपल कॉपर वाला, ठीक है। और अगेन आई एम सेइंग कि जो डेल्टा बॉन्ड है वो इन्हीं के बीच में पॉसिबल है तब तक जब तक हमारी जेड एक्सिस आईएनए है, ठीक है। फिर से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ओके, खुशी गौतम यहां पे बोल रही हैं कि सर अगर आईएनए एक्स एक्सिस कर देंगे तब क्या होगा। ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मैं आईएनए को एक्स एक्सिस कर दूंगा, ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा ना चेंजेस करता हूं, आपको डेल्टा बड़ा तंग कर रहा है ना, अब नहीं करेगा, अभी चिंता की बात नहीं है। अब खुशी गौतम बोलती है कि सर अगर देखो डेल्टा बॉन्ड की ही हम लोग बात करेंगे, अब बस चेंज ये हुआ कि मैंने आईएनए जो लिया यहाँ पे वो मैंने एक्स एक्सिस कर दिया। अब ऐसी ऑर्बिटल्स का नाम देखो खुशी गौतम जो कि बेसिकली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ही दो ही ऑर्बिटल्स आती है, कौन कौन सी, डी वाई जेड के साथ में डी वाई जेड। डेल्टा बॉन्ड हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोनों ऑर्बिटल्स जो हमने यूज करनी है हमेशा सेम होगी, समझ आया। वाइल मैं लिख देता हूं ये बात, नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बोथ ऑर्बिटल्स इन डेल्टा बॉन्ड आर ऑलवेज सेम, और ऑलवेज सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो ये किस तरीके से बनेगा, मान के चलो ये वाली मेरी एक्स एक्सिस हो गई, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, देखना ध्यान से, लुक केयरफुली, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। देखो इसको तभी ना मैं इस तरीके से नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तभी तो मैंने इसको ऐसे बनाया। मान के चलो डी वाई जेड और वाई जेड के बीच में बनाना है, तो नेचुरल सी बात है ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, तो अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑर्बिटल कौन सी दिखाई देगी, एक तो ये वाली ऑर्बिटल हो गई, ये वाली ऑर्बिटल का नाम क्या रखा जाएगा, डी वाई जेड रखा जाएगा, जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, मतलब एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी ये, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और ये दूसरी वाली भी मेरे पास कौन सी हो जाएगी, यही सेम हो जाएगी। अगेन ये भी, मतलब ये जो मेरी एक्स एक्सिस है ना, ये बिल्कुल इनके बीचों बीच से पास होके जा रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये वाले जो 2 लोब्स हैं, ये वाले जो 2 लोब्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वाले मेरे 2 लोब्स फ्रंट में आ रहे हैं, ये देखो जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये वाले 2 लोब्स फ्रंट में आ रहे हैं, इसमें भी ये वाले 2 लोब्स फ्रंट में आ रहे हैं। इस तरीके से समझने की कोशिश कर लो, ठीक है जी।
ये दो लोब्स फ्रंट में आ रहे हैं और जो पीछे वाले दो लोब है वो बैक जा रहे हैं, यानी कि बोर्ड के पिछली तरफ जा रहे हैं। समझ आ गया? ये प्लेन में नहीं है, ये पीछे जा रहे हैं, ये वाले जो है वो पीछे जा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं और ये वाले दो आगे की तरफ आ रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब इनके बीच में ओवरलैप होगा तो ओवरलैप कैसे कैसे होगा, ये वाला इसके साथ मिल जाएगा, 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 ठीक है ना। इनके बीच में मस्त ओवरलैप होगा, यानी कि चारों के चारों, यानी कि 4 लोब्स ऊपर की 4 लोब्स नीचे की एकदम ओवरलैप बनाएंगे, जिसमें ओवरलैपिंग जोन हो जाएंगे 4 और लोब्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा 8। एटलीस्ट 8 लोब्स इन्वॉल्व होनी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्या अब बात क्लियर है? ऑल क्लियर, ठीक है खुशी, आई होप। चलो बहुत अच्छी बात है। ओ माय गॉड खुशी बेटा, तो 4 ही तो एसिटेट हुए ना। ओए, एक मॉलिक्यूल में 2 एसिटेट है, ये बाहर वाला 2 नहीं दिख रहा क्या आपको? खुशी 4 ऐसी सर, इसका मतलब है कि क्या DYZ कैन मेक डेल्टा बॉन्ड व्हेन INA इज एक्स एक्सिस? बिल्कुल सौम्यदीप, अब तुम्हें पकड़ लिया तुमने ये बात। अगर मेरी INA एक्स एक्सिस हो जाएगी तब हमारा DYZ ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड बना लेगा। खुशी अब क्लियर हो गया? कौनिका आप बोलो बेटा, कुछ डाउट रहता है आपका? कौनिका बोलो। ठीक है, हाँ खुशी समझ आ गया, आकाश क्लियर है, विष्णु क्लियर है, यानी कि अब क्लियर हो रहा है, जन्नत को भी क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आपने ऐसी ऑर्बिटल्स को चुनना है जो कि बिल्कुल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। यदि वो एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होंगी तब उनके बीच में डेल्टा बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक बात है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, चलो मुझे इस बात का जवाब देना। ठीक है खुशी, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलो कि मेरी अगर वाई एक्सिस मेरी INA हो गई। क्वेश्चन मैंने लिया कि वाई एक्सिस इज माई INA, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो आपने मुझे बताना है विच ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, विच ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। कर दो फटाफट से, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। ठीक है, हेलो अब मजा आया ना, अब पता चला ना कि तुम्हें सच में डेल्टा बॉन्ड आ गया। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, DXZ डेल्टा बॉन्ड बनाएगा, शाबाश। इसका करेक्ट आंसर है कि DXZ मिल जाएगा DXZ के साथ, तब जाके इनमें डेल्टा बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम्हें क्लियर हुआ कि डेल्टा बॉन्ड क्या है। ठीक है भाई, क्या आप सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर Y को लीव करके X एंड Z यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात, शाबाश विकास, बिल्कुल सच बात बोली आप लोगों ने। एकदम समझ में आ गया तुम लोगों को कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ओके जी। चलो अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। सर अगर DXZ की जगह DZX बोले तो गलत हो जाए? नहीं, गलत नहीं होगा, नहीं होगा गलत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बस करते हैं अब इसको, बहुत ही कहानी हमने कर ली इसके अंदर की। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रख लो यहाँ पर तुम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। देखो, स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ कैसे रहता है? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहता है? सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा होता है, सिग्मा के बाद डेल्टा होता है, डेल्टा के बाद पाई होता है। याद रखना इस बात का, डेल्टा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक बात, और एक बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। सबसे अमेजिंग बात है ये वाली बात, ये वाली बात से हमेशा क्वेश्चन में गड़बड़ आती है। जैसे मान के चलो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया कंपेयर द स्ट्रेंथ, कंपेयर द स्ट्रेंथ, अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक डेल्टा बॉन्ड बन रहा है 3D 3D के बीच में, एक डेल्टा बॉन्ड बन रहा है 4D 4D के बीच में,
एक डेल्टा बॉन्ड बन रहा है 5d के बीच में। वैसे तो अब तक हम यही पढ़ते आए ना कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। यहाँ पर सारी बातें पलट जाएंगी। अब की बार हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, मान के चलो मुझे स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है डेल्टा बॉन्ड की, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी बी ए। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आई बात। तो स्ट्रेंथ पूरी पलट के रह जाएगी यहां पर। अब की बार डेल्टा बॉन्ड यहां पे गड़बड़ खेल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, फटाफट बोलो। ठीक है सर, विल यू प्लीज समराइज ऑल बॉन्ड्स एट लास्ट? यस यस सौम्यदीप, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट डेफिनेटली फॉर यू, आई विल डू दैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट बॉन्ड की, बात कर लेते हैं। आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू। लास्ट बॉन्ड 5 बॉन्ड की बात करेंगे, दैट इज 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड याद रखेंगे, 5 बॉन्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं कि 5 बॉन्ड के अंदर जो मेरे ओवरलैपिंग जोन आते हैं, ओवरलैपिंग जोन इन 5 बॉन्ड इज 6, बस याद रखना। ठीक है, ओवरलैपिंग जोन इज 6। f orbitals make 5 bond, f orbitals make 5 bond। और एक और बात, they are not stable, only known in few ट्रांजिशन स्टेट्स में ही नोन होते हैं। बस इसके बारे में कोई सा भी डाउट मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, जितना मैंने लिख दिया उतना ही सब कुछ है आपके लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मैं 5 बॉन्ड का एंटरटेन नहीं करूंगा। दैट्स इट, इनफ ऑफ द बॉन्ड्स। ठीक है, अब आपने मुझे बोला था कि एक बार सबको मैं समराइज कर दूं, तो चलिए फटाफट से समराइज करते हैं हम लोग। ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स को इकट्ठा कर लेंगे अब हम। नंबर 1 क्या था, सिग्मा। नंबर 2 पाई, सॉरी नंबर 2 पे म्यू पढ़ाया था ना मैंने। नंबर 2 पे म्यू, नंबर 3 पे पाई, नंबर 4 पे डेल्टा, नंबर 5 पे फाई। ठीक है, अगली चीज ओवरलैपिंग जोन सबके पता होना चाहिए, 1 1 2 4 6, ये सबके ओवरलैपिंग जोन हो गए हैं। ठीक है भाई, इज इट क्लियर और नॉट? ध्यान से देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे बॉन्ड्स मैंने आपको समराइज कर दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टाइप के बॉन्ड है। स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात की जाए तो स्ट्रेंथ की ऑर्डर में ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा सिग्मा, सिग्मा के बाद कौन था, डेल्टा, डेल्टा के बाद कौन था, पाई। वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो इंडिविजुअल फैक्टर्स थे वो मैंने लिखवा दिया आपको। मतलब जब सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शनल नेचर का ध्यान रखना, जब पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इंक्लाइंड नेचर का ध्यान रखना। बस ये दोनों बातें अगर आप याद रख लोगे तो मजा आ गया, बस फिर आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ऑल क्लियर, ऑल सेट, बहुत अच्छा। हाँ जी बिल्कुल रुमारानी, ग्रेटर साइज ग्रेटर ओवरलैपिंग, शाबाश। नहीं नहीं विष्णु, म्यू बॉन्ड के साथ कंपेयर नहीं करना, लीव इट बेटा, म्यू बॉन्ड के साथ कंपेयर ना करो प्लीज, लीव इट। जितना मैं बता रहा हूं ना, फोकस ऑन दैट फर्स्ट। ओके, जितना मैंने बता दिया उतने पे फोकस कीजिए। जस्ट गिव मी अ मिनट।
सर बहुत मजा आ रहा है। ओके चलिए आगे बढ़े। सो कोनिका, हाँ इसीलिए सारे सिग्मा बनना चाहते हैं सर। सिग्मा में सिग्मा और म्यू कौन स्ट्रांग है? नहीं कंपेयर करेंगे विष्णु, छोड़ दो ये बातें, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा तुमको, चिंता मत करो तुम, सिग्मा रूल। ठीक है भाई। सप्तऋषि सप्तार्षि 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 यस सप्तार्षि, थैंक यू, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके जी, चलिए अब मैं अगला टॉपिक पढ़ा लेने दो मेरे को, बस बहुत हो गया। बॉन्ड 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 बहुत बॉन्ड हो गए, लेकिन पता क्या बात है, मेरे को ये इसलिए इस पे टाइम देना इसलिए भी जरूरी था ना, क्योंकि एक बार बॉन्ड की अंडरस्टैंडिंग आ गई ना मेरे लिए ना, ये जो बाकी की अनयूजुअल बॉन्डिंग है, जैसे ये पाई बैक बॉन्डिंग हो गई या अपना बनाना बॉन्डिंग हो गई या फिर अपनी ब्रिज बॉन्डिंग हो गई, ये सब पढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको बॉन्ड समझ में आ गए तो मेरे लिए एमओटी भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब की बार मतलब अब क्या नया ट्रेंड आ गया, वो ना एमओटी की शेप से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर तुम्हें ये ओवरलैपिंग समझ में आ गया ना, तो तुम्हारे लिए एमओटी की शेप्स बनाना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बॉन्डिंग पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया है, और ये जरूरी भी था, बनता भी था। ठीक है भाई, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ नई चीजें पढ़ रहे हो, डाउट होगा, बट अगर वो क्लियर हो रहा है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है, दिल खोल के दिल थाम के बैठ जाओ। ठीक है, और आंख नाक कान सब खुले रखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो पहले तो। ठीक है, अब ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है क्या? देखो बच्चों, जो हमारा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का टॉपिक है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, वो दो हिस्से क्या क्या है? एक तो होता है हमारे पास रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, एक चीज को हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरी चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों रिलेटिविस्टिक एक्सपेंशन। रिलेटिविस्टिक एक्सपेंशन। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्शन क्लियर कर देता हूं कि कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग ही क्या है। देखना ध्यान से सुनना, एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो होता क्या है, अब आपको अच्छा वाला पता है कि हमारे पास जो डी एंड एफ ऑर्बिटल होती है, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डी एंड एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ही क्या है, आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, शायद तुम्हें एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। मान के चलो बच्चों की जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह है, एक बल्ब की तरह। ठीक है, तो अगर मैंने उस बल्ब के ऊपर जो एस ऑर्बिटल डाल दी, मान लो कि चलो मैंने उसके ऊपर एक एस ऑर्बिटल चढ़ा दी। ठीक है, एस ऑर्बिटल रखी हुई है न्यूक्लियस, क्योंकि देखो इसी तरीके से तो होता है ना। लेट्स सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी एस ऑर्बिटल हो गई, ये मेरी पी ऑर्बिटल हो गई, ये मेरी डी ऑर्बिटल हो गई, और ये मेरी एफ ऑर्बिटल हो गई। लेट्स सपोज मैं 4s से स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरी 4s, ये मेरी 4p, ये 4d और ये 4f। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो एस ऑर्बिटल है ना, वो इस तरीके से मान के चलिए कि वो जो है ना, वो न्यूक्लियस के ऊपर एक मोटी रजाई की तरह है। अगर मान के चलो मैं न्यूक्लियस बल्ब के ऊपर एक मोटी रजाई डाल दूंगा, तो बल्ब की लाइट बाहर आना तो बंद हो जाएगी, है ना, रजाई क्विल्ट, तो उसके ऊपर लाइट बाहर आना बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मान के चलो जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल एक कंबल की तरह है। अगर मान के चलो मैं बल्ब के ऊपर एक कंबल डाल देता हूं, तो उससे भी लाइट बाहर आना बंद होगी, लेकिन इतना नहीं बंद होगा जितना रजाई के केस में था। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल की बात करो, डी ऑर्बिटल एक चादर की तरह, पतली चादर की तरह। अगर मैं बल्ब के ऊपर एक पतली चादर डाल दूंगा, तो अब भी बल्ब की लाइट बाहर आएगी, पता चलेगा बल्ब है वहां पे। मतलब जो वो चादर है उसने बल्ब की लाइट को रोका नहीं, उसने उसको शील्ड नहीं किया। और जो एफ ऑर्बिटल है ना, उसको मान के चलो वो एक पतली चुन्नी की तरह है, वेरी लाइट, वेरी पतली चुन्नी। अगर मैं एक बल्ब के ऊपर चुन्नी डाल दूंगा, तो उसका होना या ना होना इट डजंट मैटर एट ऑल। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आओ अब इसके अंदर डीप की बात सुनते हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पे बताने जा रहा हूं, जिससे आपको मजा आ जाएगा कि मैं यहां पे क्या बताने जा रहा हूं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब भी हम लोग 3D, आपको पता है हमेशा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी हम कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो पहले हम हमेशा क्या भरते हैं, 4s भरते हैं, उसके बाद 3D भरते हैं। हालांकि थर्ड शेल पहले आता है, फोर्थ शेल बाद में आता है। तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि जो 3D है, सॉरी ये 3D, नीचे वाला हाथ मेरा 3D है, ऊपर वाला हाथ मेरा 4s है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर 4s को मैं पहले भर रहा हूं, यानी इसको मैं पहले भर रहा हूं, तो क्या ये फाड़ के अंदर आ गया? बिल्कुल नहीं। होता क्या है बच्चों, ये मान के चलिए 4s ऑर्बिटल है, नीचे मेरा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस अपनी स्ट्रेंथ से खींच रहा है। अब ये जो 3D ऑर्बिटल है, ये बिल्कुल हल्की पतली चादर की तरह है। इसने क्या किया, न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड नहीं किया, इसने न्यूक्लियर की शक्तियों को रोका नहीं। तो इसको बोलते हैं हम जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसने जेड इफेक्टिव को रोका नहीं, यानी कि जो सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज है वो इसको फाड़ के, यानी कि इस वाली को फाड़ के ऊपर की तरफ मूव किया, यानी किस पे लगा, 4s पे लगा। जिसकी वजह से होता यह है बच्चों कि जो 4s ऑर्बिटल है वह अपनी थियोरेटिकल पोजीशन को छोड़ के, यदि यह उसकी थियोरेटिकल पोजीशन है, वह उसको छोड़ के
नीचे खींच के चली जाती है, यानी कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियस चली जाती है। इसमें 4s की कोई गलती नहीं है। 4s ने अपने मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया, जिसमें सारी गलती किसकी थी? सारी गलती थी 3D की, क्योंकि 3D ऑर्बिटल ने न्यूक्लियर के चार्ज को रोकने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि 3D ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होती है। डिफ्यूज्ड माने फैली हुई होती है। अगर वो फैली हुई है तो न्यूक्लियस का सारा जोर चलेगा किस पे? बेचारे 4s पे। तो 4s खींच के कहां को चला आया? नीचे को चला आया, जिसकी वजह से द एनर्जी ऑफ 3D एंड 4s बिकम्स क्लोजर। इनकी एनर्जी क्लोजर हो गई, क्लोज हो गई। अभी भी याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि जो 4s है वो 3D को फाड़ के अंदर चला जाए। नेवर एवर, फाड़ के अंदर नहीं जाएगा, अभी भी शेल अलग अलग ही है, लेकिन 4s ऑर्बिटल जो है वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को भरने की बात आती है। जब 3D और 4s की एनर्जी बिल्कुल साथ साथ ही है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? ऐसी ऑर्बिटल में जाना चाहेगा ना जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस हो पा रहा हो। तो इसीलिए वो 4s में पहले जाता है, 3D में बाद में जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और सुनो, अब ये जो मेरे पास कहानी है ना, ये शुरू कहां से होती है? 4s से शुरू होती है, क्योंकि मतलब कि जो 4s ऑर्बिटल है वह अपनी थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ करके नीचे को चला आता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस चला आता है। क्यों? क्योंकि 3D ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से, क्या 3s ऑर्बिटल भी अपनी थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ के नीचे जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? फटाफट बताओ मुझको, क्या 3s ऑर्बिटल भी अपनी थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ के नीचे जाएगा? बोलो बोलो, टेल मी। जैसे मैंने बताया कि 4s जो है वो नीचे को चला गया है ना, क्योंकि 3D के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो न्यूक्लियर के चार्ज को रोक पाए। तो सिमिलरली 4s के ऊपर ज्यादा एक्सपीरियंस किया गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिमिलरली क्या नहीं सर नहीं जाएगा? यह सर आज ऐसा क्यों या आज आया ऐसा क्यों होता है? ओके कॉनिका, इसीलिए ऐसा होता है बेटा। मैं बोल रहा हूं ना, देयर इज नो एक्सेप्शंस, कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सब बकवास बताते हैं कि एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं जाएगा, नो डी इन्वॉल्व। वेरी गुड विकास दुबे, कि भाई अभी देखो क्या 3s से कभी नीचे 2D है? क्या है ही नहीं। तो जब 3s ने जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया वो उतना ही कर सकता था, यानी कि 3s जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। बट जो 4s चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। और सारी गलती किसकी थी? 3D ऑर्बिटल की थी। समझ में आया? 3D जो था बेचारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाता था। अब देखो, बात यहां खत्म नहीं हुई, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं एकदम तगड़ी बात है, बात यहां पर खत्म नहीं हुई। ये जो मेरे पास 4s पे ये जो चीज स्टार्ट हुई है ना, ये 5s तक कंटिन्यू हुई, क्योंकि 5s से पहले भी तो 4D है ना। अरे 5s से पहले भी तो 4D है, तो 4D तक ये बात कंटिन्यू हुई, और 5s ऑर्बिटल भी अपनी थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ के नीचे को चली आई। समझ में आया? और सिमिलरली 6s ऑर्बिटल भी अपनी पोजीशन को छोड़ के नीचे चली आई। अब यहां से मेजर बात शुरू होती है, अब तुमको मजा आने वाला है। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं ना, तुमको मजे आने वाले हैं। और 6s ऑर्बिटल जो होती है ना बच्चों, वो जो एक्सपीरियंस करती है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 6s ऑर्बिटल, देखो 4s भी थोड़ी सी नीचे गई, 5s भी थोड़ी थोड़ी नीचे आई, 6s भी नीचे आई, लेकिन जो 6s ने जो अपनी थ्योरेटिकल पोजीशन को छोड़ के जो जिस गैप के साथ नीचे आई है ना, दैट इज मैक्सिमम। कोई मुझे बताएगा क्यों ऐसा? देखो बच्चों, ऐसा इसीलिए क्योंकि 6s से पहले लाई करती है 4f ऑर्बिटल, और जो 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हद से भी ज्यादा पुअर है, बकवास है बिल्कुल 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल की कोई औकात ही नहीं है कि वो न्यूक्लियर के चार्ज को रोक पाए। अगर वो न्यूक्लियर के चार्ज को रोक नहीं पाएगी तो बेचारे 6s को सबसे ज्यादा मात्रा में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना पड़ा। इसीलिए 6s में जो ड्रॉप आता है बहुत ही तगड़ा ड्रॉप आता है, और ये बात मैं तुम्हें आज प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ड्रॉप आता है। आओ मैं तुम्हें एक मस्त एग्जांपल देता हूं जो तुम्हारे मजा आ जाएगा, और ये बात तुमने कभी भी नहीं जिंदगी में पढ़ी होगी, मैं दावे से कह सकता हूं। अब याद करो बच्चों, चलो ये तो होता रहेगा, ये तो कर लेंगे हम लोग। जो मैं बात समझाने जा रहा हूं उसको पकड़ो, ठीक है? मैंने कहा कि मान के चलो ये न्यूक्लियस है, ये मेरी 4s ऑर्बिटल है, ये क्लोजर आ गई, ये मेरी 5s ऑर्बिटल है, क्लोजर आई, 6s ऑर्बिटल और भी ज्यादा क्लोजर आई। मतलब गैप समझने की कोशिश करना। जैसे ये जो मैं दूसरे कलर के पेन से बना रहा हूं, एक्चुअल पोजीशन 4s की ये है, एक्चुअल पोजीशन 5s की ये है, और एक्चुअल पोजीशन 6s की ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया?
अब इससे होता क्या है, अब मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल तुमको समझाता हूं कि ये बात हमने कहां पर और कैसे देखी है। जरा याद करो, हमारे पास एक मेंबर होता है, ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि देयर इज ओनली वन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन सा है वो मेटल? मरकरी। अरे मालूम है ना, मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अगर मैं मरकरी की बात करता हूं तो मरकरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अरे मरकरी 5d10 होता है, तो मरकरी को मैं कैसे लिखूंगा? 5d10। देखते जाना, 5d10, 4f में इसके होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन और 6s में इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, मैंने अभी अभी समझाया, और 6p में 0 होते हैं, नेचुरल सी बात है, 6p भी होता है बट उसमें 0 होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हम लोग नहीं भरते हैं। ध्यान से सुनना। अब मान के चलो बच्चों कि अगर 6s, देखो अभी अभी हमने सीखा कि जो 6s ऑर्बिटल होती है वो एक्सपीरियंस करती है कॉन्ट्रैक्शन। अब ये वाली जो 6s ऑर्बिटल है ये भी एक्सपीरियंस करेगी कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें गलती किसकी है? इन बेईमान ऑर्बिटल्स की गलती है, इनकी गलती है, जिसकी वजह से इस बेचारी 6s को एक्सपीरियंस करनी पड़ी कॉन्ट्रैक्शन। मतलब पहले 6s यहां पर लाई करती थी और 6p, सॉरी, पहले 6s यहां पर लाई करती थी, ये मेरी 6s थी, ये मेरी 6p थी। आज क्या हुआ बच्चों कि 6s खींच के चली आई नीचे, जिसकी वजह से 6s आज यहां पर लाई करने लगी, जिसकी वजह से द गैप बिटवीन 6s एंड 6p ऑर्बिटल इंक्रीजेस। मतलब 6s में और 6p में गैप इंक्रीज हो गया, गैप इंक्रीज हो गया। अब गैपिंग इंक्रीज हो जाने की वजह से 6p ऑर्बिटल, जो कि एक वैकेंट ऑर्बिटल थी, उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। मना कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो ऑर्बिटल्स बड़ी हाई इन एनर्जी होती है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करती नहीं है, ये बात हमें पहले से पता है। तो इसकी वजह से देखो 6p की कोई मिस्टेक नहीं है, 6s ऑर्बिटल नीचे चली आई, जिनकी वजह से इनका जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। समझ आ रहा है? अब जब गैप बढ़ गया और अंदर वाली जितनी भी थी, अंदर वाली जो भी थी, क्या वो सारी के सारी फुली फिल्ड थी या नहीं थी? वह सारी के सारी फुली फिल्ड थी, और यही रीजन है कि Hg जो है दूसरे Hg एटम के साथ भी अच्छे से बॉन्डिंग करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास जितनी भी अंदर बची कुची ऑर्बिटल्स हैं वो सारी के सारी फिल्ड है। यदि 6s और 6p में गैप ना होता इतना ज्यादा तो 6p भी इन्वॉल्व होती, और अगर 6p इन्वॉल्व होती तो वो पार्टिसिपेट करती, और अगर वो पार्टिसिपेट करती तो Hg और Hg के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती और Hg भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6s और 6p के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उस बढ़े हुए गैप की वजह से अंदर वाला जो शेल है वो बहुत स्टेबल बन जाता है एटॉमिक, अंदर वाला जो Hg एटम है बहुत स्टेबल हो जाता है, और वो दूसरे Hg एटम के साथ बॉन्डिंग करने से इंकार कर देता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में नहीं, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? देखो मैंने तुम्हें आज बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एलिमेंट्स की स्टेट तक सिखा दिया, जो कि तुमने बात कभी नहीं पढ़ी होगी पहले। समझ में आया? मुझे बता दो फटाफट से, कोई समस्या कोई तकलीफ है तो बोल दो। हाँ जी भाई, Hg सिंगल फॉरएवर, क्या करे बेचारा Hg, उसकी गलती नहीं है। सर आप तो मरकरी का काला चिट्ठा खोल दिया। हाँ भाई, मरकरी का काला चिट्ठा खोल दिया मरकरी का काला चिट्ठा। कुछ औकात नहीं थी मरकरी की कुछ करने की, मरकरी का कोई दम नहीं है, सारा का सारा ये दम है रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन का। सारा गेम न्यूक्लियस खेल रहा है यहाँ पर, और ये ऑर्बिटल्स खेल रही है अंदर वाली। अगर तुम्हें ऑर्बिटल्स की गेम समझ में आ गई ना, मैं तुम्हें इतनी ये बात बता दूं, अगर तुम्हें ढंग से ऑर्बिटल्स की गेम समझ में आ गई ना, तुम्हारे लिए ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कुछ नहीं रहेगी। मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल दे सकता हूं कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जैसे ध्यान से सुनना, मान के चलो, वैसे तो मेरा ऑर्गेनिक सब्जेक्ट है नहीं, मतलब मुझे पढ़ाना नहीं है, सब्जेक्ट तो है। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं कभी भी इस तरीके से लिखता हूं और मैंने इसके अंदर दो चीजें डाल दी, एक तो मैंने डाल दिया RLi डाल दिया, एक मैंने डाल दिया R2CuLi डाल दिया, या फिर सिंपल एक मैंने ये डाल दिया और एक मैंने इसके अंदर डाल दिया RMgX डाल दिया, तो रिएक्शन किसके साथ जल्दी होगा? ये भी बात मैं इनऑर्गेनिक से समझा सकता हूं तुमको। समझे कि नहीं समझे? देखो बच्चों, ये वाला जो है मेरा, ये एक सॉफ्ट, ये एक क्या है, ये एक सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, सॉरी हार्ड है। ये बेसिकली एक कंसेप्ट होता है हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल, सिखाऊंगा मैं तुमको। यह हार्ड है, लिथियम भी हार्ड होता है, तो इसके साथ ये रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका अटैक मोर फेवरेबल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, चलो ठीक है, दो कंसेप्ट में एक साथ नहीं बताता, पहले एक पे फोकस करते हैं।
पहले मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक सिखा लूं। जब मैं हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल सिखाऊंगा ना, मैं तुम्हें कह सकता हूं कि तुम्हें इतना ज्यादा तुम्हें हर चीज की नॉलेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बता दो किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, मरकरी की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यस भावना, नाउ यू नो द रीजन कि व्हाई मरकरी इज लिक्विड। बिल्कुल सही बात, शाबाश। नहीं 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 नहीं, सौम्यदीप ब्रोमीन में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम मिक्स क्यों कर रहे हो यार, मिक्स मत करो प्लीज। ठीक है सर, 3s एंड 2p वाला कंसेप्ट एक बार शॉर्ट में फिर से बता दीजिए। क्या 3s और 2p वाला क्या कह रहे हो पायल? बेटा मेरे को समझ में नहीं आया, कौन सा कंसेप्ट जानना चाहते हो? कौनिका सिंह, अगर ऐसा क्यों होता है कि मरकरी अगर किसी पे गिर जाए तो वो मेटल को बेटा वो अलग चीज है, वो उसकी वो रिएक्टिविटी में आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। ओके ओके जी, ओके जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ऑल क्लियर, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आया। आइए अब मैं टॉपिक पे वापस आ जाता हूं। तो रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्या कहती है कि जो 4s ऑर्बिटल है ना, वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस चली आती है। देखो बच्चों, थोड़ी थोड़ी न्यूक्लियस के पास आ गई, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है यह इसकी थ्योरेटिकल पोजीशन है, यह इसकी थ्योरेटिकल पोजीशन है। और यह जो है 4s की, यह 4s की एक्चुअल पोजीशन है, यानी कि 3D के पास आ जाए। लेकिन याद रखना 3D को फाड़ के अंदर नहीं जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके भाई, तो ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली सारी के सारी आ जाती हैं। तो इसमें अब काम की बात क्या है? काम की बात मैं अभी सिखा देता हूं आपको। काम की बात इसमें ये है बच्चों, मैं यहाँ पे रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन का ही है, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दो तीन चीजें इसमें ध्यान में रखेंगे अब हम। ठीक है, Hg लिक्विड, Hg लिक्विड समझ में आ गया क्यों है? ठीक है भाई, अब दो तीन चीजें इसमें ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, इट स्टार्ट्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F ऑर्बिटल, समझ में आ गई बात? दूसरा, it starts from 4s ऑर्बिटल, यह 4s से स्टार्ट होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मैक्सिमम फॉर 6s ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल के लिए मैक्स हो जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैं एक बात बताऊं, एक रियलिटी बताऊं तुमको, रियलिटी, एक असलियत बताऊं तुमको। सप्तार्शी, RLI RMGX बाद में बात करेंगे भाई, मैं गलती है मेरी भाई, मैंने क्यों ही वो नाम लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। तुम फिर पता है उस चीजों में घुस जाते हो जो काम की नहीं होती हैं। अभी मेरे लिए वो काम का नहीं है। ठीक है सर, लिथियम हार्ड क्यों होता है? बेटा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल तो पढ़ा लेने दो मेरे को। आई एम सॉरी कि मैंने वो एग्जांपल लिया। जब मैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो मैं ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस बीच में कवर करवाऊंगा, जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। चिंता ना करो तुम बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। यहां तक मुझे एक बार ये बता दो कि रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्लियर और नॉट क्लियर? सिर्फ रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन की टर्म्स में बात कीजिए और मुझे बताइए, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ सर, अब तो असलियत ही जाननी है। क्या बताना है खुशी, क्या बताने को बोल रहे हो भाई, क्या जानना चाहते हो? ठीक है खुशी, व्हाट डू यू वांट टू नो? ठीक है, चलो क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ये रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन पूरा क्लियर हो गया। तो मैं एक बात बताऊं, रियलिटी बताऊं, सुनो। जिंदगी में सारी के सारी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, जिनको हम अलग अलग नाम से अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर में लिखा हुआ है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन,
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये वो, सब के सब बच्चे हैं किसके, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन के। रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन का पापा है, बस उन सबके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, किसी को स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया, किसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया, किसी को एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया। ये सब के सब ना टॉपिक्स अलग अलग नहीं पढ़ने के होते हैं, एक बाप को पढ़ लो, बच्चे अपने आप कवर हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हो मेरी बात, ये सब उसके बालक हैं। तो आप लोगों को मैंने बाप पढ़ा दिया तो बालक तो तुम अपने आप ही जान लोगे। हाँ बता दी मैंने रियलिटी यही थी बस यही थी। तो तुमको मैंने फादर से इंट्रोडक्शन करवा दिया, तो उनके किड्स को जानने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे, दिस इज द फादर टॉपिक, फादर टॉपिक, फादर फादर, ठीक है ना। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सबको, बहुत मजा आ गया। अब देखो जैसे रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वैसे ही रिलेटिविस्टिक एक्सपेंशन होती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है बट होती है, ठीक है। देख लो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें यह होता है कि हमारे पास जो 4f ऑर्बिटल, 4f की बात करूं या 5f की बात करूं ना, ये थोड़ी सी ना न्यूक्लियस से दूर हो जाती है, हल्की हल्की दूर हो जाती है न्यूक्लियस से, यानी कि बाहर को मूव कर जाती है, ठीक है ना। D and F orbitals slightly moves away from the nucleus, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन भी लाइक अपने बाप को मत सिखा, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अच्छा, रिलेटिविस्टिक जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, इट ऑल्सो हैपेंस इन, इट लिख देता हूं मैं, इट इज फॉर s and p ऑर्बिटल, ठीक है, बट फॉर p ऑर्बिटल, बट फॉर p ऑर्बिटल क्या होती है, माइनर होती है, इतनी मेजर नहीं होती है, माइनर सी होती है, ठीक है। s के लिए मेजर होती है, s के लिए मेजर होती है, 4s पे स्टार्ट होती है, 6s पे मैक्स होती है। बस ये पॉइंट्स याद रख लेना, और तुम्हें और भी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है भाई। सो आई होप ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, एक दो एग्जाम्पल्स में तुमको और दूंगा, तुमको मजा आ जाएगा भाई। रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन का इतना इतना भयंकर सागर है ना, इतना सागर है ना, मतलब इसके इतने बेबीज है ना, मतलब तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, शायद तुम्हें अंदाजा हो जाए कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, एक और एप्लीकेशन सिखाता हूं मैं तुमको आज। देखो, मान के चलो तुमने कभी भी ये देखा है कि जो XeF6 होता है, XeF6 की आज मैं बात करने जा रहा हूं, और XeF6 की पूरी कहानी, चलो XeF6 नहीं, अभी ना हम लोग चलो XeF6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें XeF6 सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अब XeF6 की जो शेप होती है ना, इसको हम लोग ना परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बताते हैं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलाइन में, यानी कि जब ये सॉलिड होता है ना तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। आप देख लो, ये बड़ी मस्त बात है, बड़ी मजेदार बात है, मजा आएगा तुमको। देखो इसकी शेप पहले कैसे निकालूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे करते थे हम लोग, ऐसे सिखाया था मैंने। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, एक बच गया, यानी कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड पेयर्स कितने आ गए, 6 आ गए। इसके अंदर लोन पेयर कितने आ गए, 1 आ गया, यानी कि इसका जो स्टेरिक नंबर आया वो आया 7। और यदि स्टेरिक नंबर 7 होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी कभी स्टेरिक नंबर हमारे पास 7 होता है तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आती है, ये मैं सिखाऊंगा अभी वैसे डिटेल में, दैट इज sp3d3, यानी कि जो मेरी जियोमेट्री आनी चाहिए थी, इसके लिए जो ज्योमेट्री आनी चाहिए थी, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पेंटागनल बायपिरामिडल। ये इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब देखो बच्चों, ज़ेनॉन की अगर मैं बात करता हूं तो ज़ेनॉन के पास किस तरीके से है, ज़ेनॉन के पास भी अब क्या आ गया, ज़ेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो दैट इज 5s2 5p6, 5s2 5p6। अब मुझे अच्छा वाला पता है कि जो 5s2 है, देखते जाना, बहुत जगह यूज होती है रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, मजा आएगा अब तुमको। अब देखो ये जो 5s ऑर्बिटल है, ये क्या एक्सपीरियंस कर रही है, रिलेटिविस्टिक आरसी एक्सपीरियंस कर रही है, यानी कि अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो मेरा लोन पेयर है ना, वो हमेशा इसी में पड़ा होता है, 5s में ही पड़ा होता है।
तो लोन पेयर ही अंदर वाली ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेता है क्योंकि मोर एस कैरेक्टर है। तो यहाँ होता क्या है कि ये वाला जो लोन पेयर है ना, अब देखो जब मैं इसकी शेप बनाने चलता हूँ तो होता यूं है कि ये वाला जो 5s ऑर्बिटल है ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है। मतलब जेनॉन का मान के चलो ये न्यूक्लियस है, 5s को होना चाहिए था यहाँ पे, उसके बाद 5p को होना चाहिए था, उसके बाद 5d को होना चाहिए था। ये सारी के सारी पार्टिसिपेट कर रही थी। इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। मतलब था कैसे, ये 5s था, ठीक है, उसके बाद ये 5p था, देखते जाना, और उसके बाद ये 5d था, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखता था, ये मेरा 5d था। तो पहले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने को कौन कौन कह रहा था? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने को कह रहे थे हमारे ये सारे के सारे मेंबर्स, क्योंकि 7 आ रहा था स्टेरिक नंबर, तो यहां से यहां तक सबने पार्टिसिपेट करना था। लेकिन हुआ क्या बच्चों, ये वाला जो s ऑर्बिटल है ना, इसने क्या एक्सपीरियंस किया? रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो 5s ऑर्बिटल है ये अंदर को चला गया। अंदर को जाने की वजह से ये वाला तो मेरा 5s तो हो गया बच्चों, अलग हो गया, और बाकी के ये देखो ये 5s काफी अंदर आ गया, और 5p ये रही मेरी 5p ऑर्बिटल, और ये रही मेरी 5d ऑर्बिटल, 5d होगी। अब इन्होंने ही आपस में बॉन्डिंग खेल लिया। अब इसी में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि 3 तो हो गई ये वाले और 3 हो गई ये वाले, जिसकी वजह से इसमें जो रियल हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होने लगी दैट इज p3d3। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये p3d3, जिसकी वजह से इस वाले लोन पेयर को हम लोग बोलते हैं जेनॉन में, दिस टाइप ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड एज डीपली शटेड। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डीपली शटेड, डीपली शटेड लोन पेयर, जिसकी वजह से हमारे पास जेनॉन का जब स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। लोन पेयर होता है बच्चों, लोन पेयर होता तो है, लेकिन वो कभी भी डिस्टॉर्शन कॉज नहीं करता, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है ना ये डीपली शटेड है। डीपली शटेड का मतलब होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लोन पेयर को हम लोग डीपली शटेड बोलते हैं, डीपली शटेड। और जितने भी दुनिया के डीपली शटेड लोन पेयर्स होते हैं दे डू नॉट कॉज डिस्टॉर्शन, डीपली शटेड, इसमें बात होती है डू नॉट, डोंट कॉज डिस्टॉर्शन, यह डिस्टॉर्शन कॉज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो शेप हो जाती है वो एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इतना प्यारा एग्जांपल है ना, मजा आ जाता है पढ़ के हमें। और ऐसे ही लोन पेयर्स को याद रखेंगे, जितने भी हमारे पास डीपली शटेड लोन पेयर्स होते हैं, इसके मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितने भी डीपली शटेड लोन पेयर्स होते हैं, ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता, जितने भी डीपली शटेड लोन पेयर्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर्स, इनएक्टिव लोन पेयर्स। जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 3 प्रकार के लोन पेयर्स पढ़ाऊंगा। 3 तरह के लोन पेयर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे, एक होते हैं डीपली शटेड, 3 टाइप्स ऑफ लोन पेयर्स, 3 टाइप्स होती है इसके अंदर, टाइप्स होती है इसके अंदर, लोन पेयर्स की भी टाइप्स है, देख रहे हो तुम, 3 टाइप्स। कौन कौन सी? एक तो होती है डीपली शटेड जो कि डिस्टॉर्शन कॉज नहीं करते हैं, डीपली शटेड। एक होते हैं बॉर्डरलाइन लोन पेयर, ये कभी कभी करते हैं कभी कभी नहीं करते। और एक होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं नॉर्मल वाले, ठीक है। ये तीनों को मैं पढ़ाऊंगा स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर्स में। ये टॉपिक है हमारा, मस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा जब आप ये मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो आज मेरे को बस रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन का एक एप्लीकेशन देना था तुमको कि किस तरीके से एप्लीकेशन होता है। थक गया वैसे मैं आज ना, सुबह से थी मेरी क्लासेस, सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है सर। रिलेटिविस्टिक एक्सक्लूजन ऑफ एस ऑर्बिटल, हाँ ठीक है। हाँ भाई, साइड एटम का भी रोल है इसमें, सब चीजों का रोल है, वो मैं बताऊंगा आपको, सब चीजों का रोल है, ठीक है। जब ये क्रिस्टलाइन में आ जाएगा, ये जब क्रिस्टलाइन में आ जाएगा तब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है, अदरवाइज ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। देखो मैंने क्रिस्टलाइन लिख दिया, क्रिस्टलाइन में परफेक्ट हो जाता है, अदरवाइज डिस्टॉर्टेड, अदरवाइज मैंने क्रिस्टलाइन वाला एक्सप्लेन किया है, ध्यान रखो बच्चों, मैंने क्रिस्टलाइन वाला, अदरवाइज डिस्टॉर्टेड होता है। मैं पूरा डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, अदरवाइज डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, जो भी बोल रहे हो, लेकिन आपने बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब बात हो रही है क्रिस्टलाइन वाले की बात हो रही है।
बेटा विकास, आपको शायद समझ में नहीं आया, मैंने यहां पे क्रिस्टलाइन लिखा है, आप जरा देखो ध्यान से। बिल्कुल करता है, वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव हो जाता है, आई नो ऑल दीज थिंग्स, बट मैंने क्रिस्टलाइन लिखा है, क्रिस्टलाइन वाले में नहीं होता, फर्क होता है, ठीक है। गैसियस स्टेट में बोले तो अलग है, क्रिस्टलाइन में बोले तो अलग है, जो बुक में लिखा है वो ठीक है, चिंता ना करो तुम। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ, साइड एटम अलग होने से केसेस होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। सौम्यदीप बोल रही है सर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आप ही पढ़ाओगे। बेटा अभी जॉन टेलर पे आ तो जाओ केमिकल बॉन्डिंग तो सीख लो पहले डिटेल में, फिर बात करेंगे जॉन टेलर की, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव इनएक्टिव मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, चिंता ना करो। ओके सर, ये नहीं पता था क्रिस्टलाइन वर्ड से। हाँ जी भाई, बिल्कुल चेंज हो जाता है, मैं कहता रहा हूँ आपको, तो अभी नहीं पता, बहुत कुछ, सब कुछ बताया जाएगा, क्रिस्टलाइन से फर्क पड़ जाता है, ठीक है। मैंने क्रिस्टलाइन के बारे में बात करी है, बरिड लोन पेयर का केस है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक बहुत है आज के लिए, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई एम रियली टायर्ड, थक गया मैं, ठीक है। कोई डाउट है आपका, कोई शंका है तो पूछ लीजिए। सो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मरकरी वाली बात समझ में आई। मरकरी वाली बात समझ में आई क्या? मरकरी वाली बात समझ में आई क्या? सर थैंक यू, इट वाज वंडरफुल लेक्चर। सौम्यदीप थैंक यू, एंड यू आर वंडरफुल स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं, सो दैट गिव्स मी फीडबैक, दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू टेल यू इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। थैंक यू सो मच। ऐसे अनेक वंडरफुल लेक्चर्स से हम के लिए हम मिलते रहेंगे रोज रोज, ठीक है। ओके विकास, 3-4 घंटे एक्चुअली सी व्हाट द फैक्ट इज कि आई आल्सो टेक ऑफलाइन क्लासेस, तो मेरे पास मैं दिन भर क्लासेस लेता हूं, तो मेरे को आई एम रियली टायर्ड अभी के लिए, मेरा तो ये शाम का ही बस रहता है, वो भी मैंने आज से पहले ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग ऑनलाइन। वो भी अविनाश सर ने बोला कि सर यू शुड स्टार्ट, दैट्स व्हाई आई एम हियर, और मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम रियली लाइकिंग इट कि मैं ज्यादा बच्चों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं ज्यादा लोगों तक अपना जो नॉलेज है वो कन्वे कर पा रहा हूँ। और देखो सब कुछ बुक्स में है, देखो मैं एक सिंपल सी एक बात जानता हूँ, एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू इज ऑल द थिंग्स आर रिटन इन द बुक, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि आपके पास अभी बुक पढ़ने का समय नहीं है ना, आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारा सिलेबस करना है अभी, है ना। और रियली बताओ तो इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, आप भी बुक पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हो, मैंने भी बुक से ही पढ़ के सीखा है भाई, मेरे को कोई थोड़ी ना मेरे को पहले से आता था, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पर सौम्यदीप का क्वेश्चन है कि NF5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। सौम्यदीप एक बार आप पिछले लेक्चर देख लेना, NF5 में बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सूटेबल एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके जी, ठीक है। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। सो आई थिंक डे बाय डे आई थिंक आई विल इंप्रूव इन दी ऑनलाइन टीचिंग ऑल्सो, ऑनलाइन में भी हम लोग का कनेक्टिविटी अच्छी आती रहेगी। डे 1 पे मुझे बड़ा बुरा लगा था कि हम क्लास नहीं ले पाए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हर दिन हम लोग इसी तरीके से मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्लासेस लेंगे, और आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहो और बताते रहो कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।